हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय सुथार। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी हमारे देश में किस स्तर पर बढ़ चुकी है और इसकी रोकथाम का एकमात्र सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घर में रहें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज से सीबीएसई क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स क्लासेस स्टार्ट। तो आज से हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो आप देखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस। मतलब कुछ नंबर और फंक्शन का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। आप देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए यहाँ पर, जैसे 2, 3, 4, 7, 9, 2 कुछ नंबर्स लिए हैं और कुछ नंबर्स को मैंने क्या किया, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना क्या कहलाता है? हमारे मैट्रिक्स कहलाता है। और देखिए sin x, cos x, माइनस cos x, sin x, इन सभी को क्या दिख रहा है आपको? रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। आप एक और एग्जांपल देखिए उधर, x², 2x, 3 sin x, ये भी हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2, 4, 7, 9, 6, 5, 2, 1। आपको दिखा होगा ये भी क्या है? रेक्टेंगुलर फॉर्म है। दिख रहा है ना सभी को रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब ये तो हम समझ गए मैट्रिक्स होता क्या है। अब इसके बाद में दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम आप देखिए, रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। आप किसी भी मैट्रिक्स में देखोगे दो तरह की लाइन बन रही है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक और वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, ये क्या होती है हमारी? क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो होती है रो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी क्या होगी? रो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? रो। तो फर्स्ट क्या होता है? R1 और सेकंड। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है कॉलम। तो हमारा वर्टिकल लाइन C1, ये C2, ये C3 और ये C4। आप मुझे बताओ इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना है? 2 और नंबर ऑफ कॉलम 4। बिल्कुल सही। तो आप सब समझ चुके हैं। अब इसके बाद में हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। मतलब आपको पहले क्या लिखना है? नंबर ऑफ रो लिखना है, बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखना है। तो मैं देखो किसी का भी ऑर्डर देख के बताता हूं। इसका ऑर्डर बताते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितना है? 2, नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो क्या हो गया? 2 × 4। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओनली क्या लिखना है? 2 × 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया हमारे? 2 × 4। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओनली आगे नंबर ऑफ रो लिखना है, पीछे नंबर ऑफ कॉलम लिखना है। बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ। पहला एग्जांपल था हमारे 2, 4, 7, 9, 1, 7। तो आप बताइए इसमें नंबर ऑफ रो कितना है? 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3। तो ये क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया। इसमें बताओ नंबर ऑफ रो कितना है? R1, R2, R3। तो मतलब 3 तो क्या हो रही है इसमें? रो। और कॉलम 1 और। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 × 2। ये देखिए इसमें रो कितनी हो रही है? 1, ये 1, 2, 3 तो रो और कॉलम कितना? 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे? 3 × 1। तो ये सारे क्या हो गए हमारे? ऑर्डर। किसके ऑर्डर? इन मैट्रिक्स के। तो आपको ये समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? कुछ नंबर्स लिए और कुछ नंबर्स को हमने क्या किया? बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये क्या है? हमारे मैट्रिक्स है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसी को, स्मॉल ब्रैकेट लगा के, ठीक है? या तो ऐसा लिखोगे या ऐसा लिखोगे। तो यह क्या हो गया? हमारे मैट्रिक्स हो गया। एक बात का और ध्यान रखना, हमेशा मैट्रिक्स का जो नाम होता है, मैट्रिक्स से जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर, ABCD PQR XYZ, कुछ भी हो सकता है। तो आप ए ले लिया, इसका नाम क्या दे दिया हमने, लेकिन हमेशा नाम क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया।
रो के बारे में पढ़ लिया, कॉलम के बारे में पढ़ लिया, ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला है आपके सामने कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए आप कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली एक कॉलम हो, मतलब जिस भी मैट्रिक्स के अंदर क्या हो, ओनली वन कॉलम हो। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, 3 1 2। आप बताओ इसमें रो कितने हैं? 1 2 3। इसमें 3 तो रो है और कॉलम ओनली 1। तो जिसके अंदर 1 कॉलम उसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखिए 5 और 6, दो नंबर देती। नंबर ऑफ रो कितना है इसमें? 1 2। और कॉलम कितना है? ओनली 1। तो ये क्या हुआ हमारे कॉलम मैट्रिक्स। और देखिए आप, तो आपको कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए रो मैट्रिक्स, तो सेम है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, रो मैट्रिक्स में एक रो होता है। तो आप देखिए 3 1 2 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारे रो मैट्रिक्स, क्योंकि रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? ओनली 1 रो होती है। तो आप देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितना है? 1 और नंबर ऑफ कॉलम 3। ठीक है, तो देखो इन सबके हम क्या करते हैं? ऑर्डर लिख देते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? कितना है इसका ऑर्डर? 3 into 1। इसका ऑर्डर 2 into 1। इसका 1 into 3। तो देखो जब कॉलम 1 है, कॉलम पीछे लिखते हैं ना, पता है ना सबको, जब कॉलम 1 है तो आपकी क्या है? वो कॉलम मैट्रिक्स। और रो 1 है तो वो क्या है? रो मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया, रो मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो। मतलब जब आपके क्या हो? नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों क्या हो? इक्वल हो। तो ऐसी कंडीशन में देखिए आप, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने 3 1 4 7। आप देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? ये ऊपर वाला R1, नीचे वाला R2। ये हमारा R1 और ये R2। कितने रो हुए टोटल? 2 रोज हुए। और कॉलम देखिए आप, ये C1 और ये C2, कितने कॉलम हुए? 2। तो जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और देता हूं आपको एग्जांपल 3 7 9 5 6 8 -2 0 5। कुछ भी ले सकते हैं नंबर, जीरो माइनस फ्रैक्शंस कुछ भी ले सकते हैं। तो आप देखिए नंबर ऑफ रो कितना है? R1 R2 R3 और कॉलम C1 C2 C3। तो आप देखोगे फाइनली इसका ऑर्डर कितना बन रहा है? 3 into 3। इसका मतलब दोनों इक्वल है, और जब दोनों इक्वल है तो वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल बनता है उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। डायगोनल क्या होता है? ये जो हमारा एक है डायगोनल, आप सभी जानते हो डायगोनल क्या होता है। तो हमने डायगोनल की डेफिनेशन ये देखी है कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया -2 और बाकी सारे क्या लिख दिया। तो आपको दिख रहा होगा ये डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए? जीरो। तो ये क्या है? हमारे डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 7 और बाकी सारे एलिमेंट। तो ये क्या हो गया हमारे डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या है? जीरो। तो ये क्या हो गया? हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और देखिए आप डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। अब देन हमारे पास में नेक्स्ट टाइप क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। तो सिंपली स्केलर मैट्रिक्स टिपिकल नहीं है। आपको जो डायगोनल मैट्रिक्स आया, अगर उसके डायगोनल के ऊपर सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जावे? सेम हो जावे, तो वो हमारे क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। तो सब जगह क्या हो गया? 3 3 3। तो वो क्या हो गया? हमारे स्केलर मैट्रिक्स। और देखिए आप 4 4 4 4
तो आप देखोगे कि डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं वो सारे के सारे अगर सेम बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, देन आप देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भी सिंपल है। अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स के अंदर, आपको पता है स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर ये जो सेम हो रहे हो ये क्या हो कि यूनिट मतलब 1 हो, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0, तो आपको दिख रहा होगा सारे एलिमेंट सेम है, तो कौन सी होनी चाहिए, स्केलर। ये स्केलर तो है ही है, लेकिन अगर सारी जगह 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, I3 से। कभी कभी ओनली I लिखा जाता है, कभी 3 लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये हो गया। एक एग्जांपल और होते हैं, जैसे ये 1 1 1 1, तो आपको दिख रहा है ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे हम, I4, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। और जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बनता है, इस बात का ध्यान रखना। तो डायगोनल आप देखोगे 1 2 और 3, तीनों टाइप में आपके इसमें भी डायगोनल है, इसके अंदर भी डायगोनल है, इसके अंदर भी डायगोनल है। ओनली तीनों में डिफरेंस क्या है, डायगोनल में कोई भी नंबर आ सकता है डायगोनल के ऊपर, स्केलर में नंबर सेम होना चाहिए, और आइडेंटिटी में सेम तो होना चाहिए, लेकिन कौन सा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए अब जीरो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो हम देखें यहाँ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, सारे एलिमेंट जीरो, तो वो क्या होता है, हमारा नल मैट्रिक्स होता है। और एक इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है स्क्वायर ही हो, स्क्वायर भी हो सकती है और स्क्वायर नहीं भी हो सकती है। तो जितनी भी है सारी की सारी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब उसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। और इसको कैसे नोट करते हैं, ओ से, ठीक है, ओनली ओ। लास्ट टाइप इक्वल मैट्रिक्स। तो आप देखिए इक्वल मैट्रिक्स का मैंने लिख रखा है। अब इक्वल मैट्रिक्स क्यों, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, उनके अंदर दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या, कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो हम इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में एक दो एग्जांपल देते हैं। इक्वल मैट्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं। मैंने कोई मैट्रिक्स आपके सामने लिखी, A 3 2 1 7 9 6। एक और लिखी मैंने B 3 2 1 7 9 6। अब हमें देखना है दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आप देखिए इसका ऑर्डर कितना है, R1 R2, और ये C1 C2 और C3। यहां पे देखोगे ये R1 R2, ये C1 C2 और C3। आप देखोगे दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो क्या हो गया, सेम ऑर्डर। सेकेंड टाइप है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए 3 3 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 1 1 के इक्वल, 7 7 के इक्वल, 9 9 के इक्वल, 6 6 के इक्वल। तो देन दोनों मैट्रिक्स क्या है हमारी, इक्वल। तो आपको समझ में आ गया इक्वल मैट्रिक्स के अंदर हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, एक तो दोनों का ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम। तो अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। -6 = -6 इसको कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इससे अपन ABC XYZ फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ A-1 इससे कर सकते हैं। A-1 किसके साथ कंपेयर करेंगे, -3 के साथ में। 0 के साथ किसको कंपेयर करेंगे, 2C + 2 को। इसके साथ किसको कंपेयर करेंगे हम, फर्स्ट वाले को। B-3 को किससे कंपेयर करेंगे, 2B + 4 से। देन आप देखिए -21 = -21 कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हम ABC XYZ फाइंड नहीं कर सकते हैं। 0 को कंपेयर 0 से करने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए यहां से आप सभी को पता है 3 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। आपको पता है 4 उधर जाएगा तो -4 होगा, और हमारे z = कितना आएगा, 2 आएगा। आपको पता है ये 3y
उधर जाके क्या हो जाएगा -3y, और ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा +7। ठीक है, हमें y फाइंड करना था तो y वाली टर्म एक तरफ रख ली और बाकी कांस्टेंट हमने उधर भेज दी। और देखिए आप 3y में से 2y गया तो -5 और 7 में से 2 गया तो 5, तो यहां से हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई -5। यहां देखिए हमें a फाइंड करना है तो हम a को इधर रख देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। ये तो हुआ हमारा a -3 और ये 1 उधर जाएगा, क्या हो गया +1। तो आप यहां देखोगे आपकी a की वैल्यू कितनी आ रही है -1। और देखिए आप यहां से c की वैल्यू, आपको पता है c निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने देखो 2c को तो यही रख दिया और ये 2 उधर जाएगा, क्या हो गया नेगेटिव। अब आप देखोगे c की वैल्यू -1। और देखिए आपको पता है 2 भी उधर जाके नेगेटिव हो गया, ये 3 इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो आप यहां पर देखेंगे कि 2b और b कितना बचा -b, और 4 और 3 7, तो b की वैल्यू कितनी हो गई हमारे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करना है और उस बात का ध्यान रखना है, उन्हीं एलिमेंट को कंपेयर करना है जिनसे आप a b c x y z p q r जो आपके क्वेश्चन में पूछे वो चीज आप निकाल सको। जैसे कि मैंने इसको कंपेयर नहीं किया है, किसको -6 को -6 से कंपेयर नहीं किया, क्यों, क्योंकि इससे अपन a b c x y z फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को करें। और क्वेश्चन है आपके बुक का, ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 था, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD, और आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों मैट्रिक्स क्या दे रखी है इक्वल दे रखी है। और जब इक्वल हो तो क्या होता है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, पहला एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। देन आप और देखिए यहां पर सेकंड एलिमेंट जो है किसके इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा। थर्ड एलिमेंट जो है किसके इक्वल होगा, थर्ड के इक्वल होगा। और फोर एलिमेंट जो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। ठीक है, समझ लो होंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल, और 4 एलिमेंट 4 के इक्वल। देखो सारे एलिमेंट 1 2 3 4 सारे इक्वल हो गए। अब सारों को हम क्या देते हैं, इक्वेशन देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर। आप देखिए ये इक्वेशन काय में बन रही है, ए और बी में, और ये वाली भी ए और बी में। तो ए और बी में लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं हम, तो उनको लिखते हैं, देखो बाय 1 एंड 3। तो 1 को लिख देते हैं और एक और 3 को लिख देते हैं। आप देखिए यहां पर कितना है, बी का कोएफिशिएंट कितना है 1, और यहां पर बी का कोएफिशिएंट 1। जब दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो तो आपको किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और दोनों के साइन क्या है, माइनस माइनस, साइन अपोजिट होने चाहिए। तो अपोजिट होने के लिए नीचे वाले की चेंज कर दे रहे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। आप देखोगे a और -2 है, कितना बचेगा माइनस का a, माइनस बी में से प्लस बी गया तो 0, और यहां पे देखोगे तो माइनस के 1। तो आपकी a की वैल्यू कितनी आएगी 1। आपको समझ में आ गया होगा a की वैल्यू 1 कैसे है, सबको आती है, 10th का है बिल्कुल मेथड। a इक्वल टू कितना हो गया 1। अब a की वैल्यू दोनों इक्वेशन में किस में भी रखो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखें। तो आप देखिए a की वैल्यू 1 रखते हैं, जैसे हम यहाँ 1 रखेंगे 1 माइनस बी माइनस, तो आपको ये पता है b उधर जाके पॉजिटिव और 1 इधर आके पॉजिटिव, कितना हो जाएगा 1 और 1 2। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम a की वैल्यू यहाँ रखते हैं क्योंकि हमें c और d फाइंड करना है। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ रखूँ तो काय की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन
देखिए ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, यहाँ पर c, यहाँ पर 5, तो आपको दिख रहा होगा c की वैल्यू कितनी आ गई। आपके पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, अब क्या बचा है d बचा है। तो आप देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पर किसकी वैल्यू रखें, यहाँ पर अगर आप c की वैल्यू रख देते हो तो किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4। देखो c की वैल्यू कितनी आई 3, तो 3 वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 3 9, d एज इट इज और 13 एज इट इज। तो आप देखिए यहां से d की वैल्यू कितनी आई, 13 में से 9 जाएंगे तो 4। इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको इसमें क्या करना है, 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है और जिसके एलिमेंट आपको क्या दे रखे हैं, एक एलिमेंट के दे रखा है, एक और दे रखा है। पहले ये क्वेश्चंस करते हैं फिर ये क्वेश्चन करते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। आपको कितने इंटू कितने की, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं मैट्रिक्स क्या हो सकती है। तो हमने एज्यूम किया 2 इंटू 2 की, आपको कितने 1 2 3 4 एलिमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें क्या होने चाहिए 2 रो और 2 कॉलम। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना हमेशा यहाँ जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है ए 1 1, सेकंड एलिमेंट ए 1 2। समझ में आया ना, 1 1 1 2, आगे अगर हो तो 1 3 1 4 इस तरीके से, और नीचे यहाँ पर 2 1 और यहाँ पर 2। यहाँ का कौन सा एलिमेंट आता है 1 1, यहाँ पर 1 2, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 1 2 2। तो अब इनको देखते हुए हम सबसे पहले कौन सा एलिमेंट फाइंड करें, a11। तो आप देखिए अगर आपको a11 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1, तो हम यहाँ दोनों जगह 1 1 लिख देते हैं, बाकी पूरा सेम। तो आपको पता है 1 और 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 2 का डिवाइड किया है तो। सेकंड एलिमेंट फाइंड करते हैं, सेकंड एलिमेंट क्या है a1 2। आप देखोगे सेकंड एलिमेंट a1 2, i का काम कौन कर रहा है 1 और j का काम कौन कर रहा है 2। तो जहां पर i है वहां पर 1 और जहां पर j है वहां पर क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। तो आपको दिख रहा है 1 और 2 क्या हो रहा है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देन आप देखिए आपको फोर्थ एलिमेंट फाइंड करना है, तो फोर्थ एलिमेंट से पहले हम थर्ड फाइंड करते हैं। तो थर्ड एलिमेंट क्या है a21, a21 i का काम कौन कर रहा है 2, j का काम कौन कर रहा है 1। तो जहां i है वहां पर 2 और j की जगह 1 पुट कर देते हैं। आप जैसे देखोगे एलिमेंट क्या आ रहा है हमारे 3 का स्क्वायर अपॉन 2 9/। फोर्थ एलिमेंट देखिए a22, मतलब इसको देखने से पता चल रहा है i का काम भी कौन कर रहा है 2 और j का काम भी कौन कर रहा है 2। तो दोनों जगह क्या लिख देते हैं, तो 2 और 2 कितना होता है 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 2 का डिवाइड कितने टाइम जाता है 8 टाइम। तो जो आपके मैट्रिक्स बनेगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या बनेगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो बनी वो क्या बनी हमारे 2 9/2 9/2 एंड सिंपली क्वेश्चन था ना, आपको 2 इंटू 2 की पूछी तो 2 इंटू 2 की एज्यूम करना है और सारे एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पहले हम। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें भी हमें क्या करना है 2 इंटू 2 की एक एज्यूम करना है। तो उधर ए नाम दिया, इसको बी दे देता है। तो ये कौन सा होता है a11, ये a12, ये 21 और ये, ठीक है, क्योंकि हमें 2 इंटू 2 की फाइंड करना है, 2 इंटू 2 की एज्यूम कर लिया। अभी हम क्या करते हैं 1 2 3 4 एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहला एलिमेंट क्या है a11, सेकंड एलिमेंट a12, थर्ड एलिमेंट a21, फोर्थ एलिमेंट a। अब देखिए आपके सेकंड क्वेश्चन चेंज हो गया, यहां पर ए आई जे का मतलब है i अपॉन जे, मतलब जो i है वो ऊपर लिखना है, j नीचे लिखना है। ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जो क्वेश्चन है आई की जगह आई की वैल्यू पुट करो और जे की जगह जे की वैल्यू पुट करो। तो अभी आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2। तो यहाँ देखोगे 1, यहाँ देखोगे 1/2, यहाँ पे देखेंगे 2 और यहाँ पे देखेंगे 1। तो देन हमारे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो होगी, क्या होगी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 1, 1/2, 2 और 1। तो आप कौन सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3। यहां पर आपको 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है और आपको एलिमेंट आपके पास गिवन ये है। देन आपको देखिए यहां पर कितनी रो होने चाहिए, 3 रो और 2 कॉलम। तो देखिए जो मैंने लिखा है इसमें देखो कितनी रो है, 1 2 3 रो 2 कॉलम। अब आप यहां देखेंगे कि आपको सबसे पहले ये 1 1 फाइंड करना है, फिर ये 1 2 फाइंड करना है, 8 2 1, इस तरह के सिमिलर हमने ये 6 एलिमेंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप फर्स्ट एलिमेंट देखिए क्या करना है आपको, आई और जे की जगह 1, तो हमने यहां और यहां 1 लिख दिया। फिर आई जे की जगह 1 2, फिर आई जे की जगह 2 1, फिर आई जे की जगह 2 2। इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली और इसमें रख दी, तो हमारी क्या हो गया, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। इसके बाद आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 3.1 का। तो बच्चों वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।